नमस्कार दोस्तों, आज के आईवेआरआई पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट श्रेयसी। तो दर्शकों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है और पशुपालन में पशु पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें कि हरा चारा एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। तो इसी पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री राकेश पांडे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आईवीआरआई के चारा फार्म अनुभाग में कार्यरत हैं और फसल उत्पादन विशेषज्ञ हैं। सर को कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए कृषकों के साथ 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। तो सर, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पशु पोषण में हरे चारे का क्या महत्व है? जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पशुपालन और डेयरी ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और अगर देखा जाए तो लगभग देश में 8% रोजगार ये क्षेत्र देता है। इस नाते ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरह अगर किसानों के हिसाब से बात करें तो जब आपदा आती है, जैसे कभी बाढ़ आ गई या कभी बीमारियां बहुत ज़्यादा फसलों में लग गई, कीड़े लग गए, ऐसी स्थिति में उसका मुख्य सहारा जो होता है पशुपालन ही होता है, जिससे उसकी आजीविका चलती रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाए रखती है। तो इसलिए पशुपालन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और पशुपालन में भी पशु पोषण ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे लगभग 60 से 70% खर्च हो जाता है। तो जब इतना ज़्यादा खर्च होता है तो उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें अगर देखें तो भूसा तो पेट भरने का, सिर्फ पेट को जगह भरने का काम करता है, क्योंकि पशुओं का पेट बड़ा होता है। और दाना जो है बहुत महंगा होता है, तो दाने से भी पेट नहीं भरा जाता। तो हरा चारा ये बहुत उपयोगी चीज़ है। और अगर इसमें बात करें पोषण क्या मिलता है, तो पोषण में कार्बोहाइड्रेट्स इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, दलहनी चारों में प्रोटीन होती है, और कुछ चारे ऐसे जैसे सरसों वगैरह तो कुछ मात्रा फैट्स की भी होती है, तो वो भी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज लवण होते हैं और विटामिन्स होते हैं। अगर विटामिन्स की बात करें तो विशेष रूप से विटामिन ए पशुओं को चारे से ही मिलता है, और इसकी कमी से पशुओं में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अन्य तत्वों की कमी से भी बीमारियां होती हैं, लेकिन विटामिन ए चूंकि हरे चारे से ही मिलता है, इसलिए हरा चारा नियमित रूप से पशु पोषण में देना बहुत आवश्यक है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हरा चारा नियमित रूप से मिलता रहे। ऐसा नहीं किसी दिन हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी दिन बिल्कुल नहीं दिया। नियमित रूप से हरा चारा देने से पशु का पोषण स्तर बना रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसके रिप्रोडक्शन में भी पशुओं के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हरा चारा अदा करता है, तो वो भी नियमित रूप से मिलता रहना चाहिए। सर, जब हरा चारा इतना महत्वपूर्ण है तो वर्ष भर हम किस प्रकार से हरा चारा प्रदान कर सकते हैं? देखिए, वर्ष भर हरा चारा प्रदान करने की सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ेगी उसकी। और योजना में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 20 जानवर हैं, 20 पशु हैं, और 20 पशु प्रतिदिन 25 किलो हरा चारा खाते हैं, तो हमारा एक दिन का लगभग 5 कुंटल हरा चारा हो गया। अगर इसी आवश्यकता को हम महीने में या वर्ष में निकालें तो लगभग 1800 कुंटल के आसपास हरा चारा पूरे वर्ष चाहिए हमें। अब इसमें हमें ये देखना कि इसके लिए हमें ज़मीन कितनी चाहिए होगी। तो ज़मीन की बात करें तो एक साल में हम 3 चारा फसलें आसानी से ले सकते हैं। वैसे 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 तो नियमित रूप से ले ही सकते हैं। अगर 3 चारा फसलें लेते हैं तो 600 कुंटल करीब चारा चाहिए हमें एक खेत से। और ये इस खेत का आकार आमतौर पे 200 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन, जब अच्छा चारा करते हैं हम, तो 200 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हो जाता है रबी के खरीफ के सारे चारों को मिला के। तो ये चीज़ अगर इससे हिसाब लगाए तो लगभग 2 से 3 एकड़ ज़मीन हमें हर स्थिति में इसके लिए आवश्यकता होगी। अब अगर हम डेयरी चला रहे हैं तो 2 काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्वयं की ज़मीन है तो अपनी ज़मीन पे खेती करके चारा उत्पादन कर सकते हैं। यदि हमारे पास स्वयं की ज़मीन नहीं है तो हम आसपास के किसानों को चारा करा सकते हैं उनके खेत पर, और उनसे चारा खरीद सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नियमित रूप से हरा चारा मिलता रहे। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि हम किस तरह से इसको वर्ष भर मैनेज करेंगे। हमने क्वांटिटी निकाल ली, रोज हमें कितना चारा चाहिए प्रतिदिन, वर्ष में कितना चारा चाहिए, सारा हिसाब हमने लगा लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना कि चारा एक फसल बुआई के लगभग 70 दिन बाद, आमतौर पे ज्वार बाजरा मक्का जो चारे हैं ये 70 दिन बाद मिलते हैं। अगर मल्टीकट सॉर्गम की बात करें, जो बार बार काटने वाली ज्वार होती है उसकी बात करें, तो वो पहला कटाई उसकी 60 दिन पे लगभग हो जाती है, 60 से 70 दिन के बीच में, फिर एक एक महीने के अंतर पे होती रहती है।
और बरसीम की बात करें तो बरसीम भी पहली कटाई 60 दिन के बाद होती है, उसके बाद एक एक महीने के अंतर पे होती रहती है उसकी कटाई। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि आज जो हम चारा बो रहे हैं वो हमें कितने दिन बाद मिलना शुरू होगा, और फिर उसके बाद प्रतिदिन मिलता रहे, उसी ढंग से हमें बुआई करानी है। तो ये एक प्लान बना लेंगे हम। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो चारा हम बो रहे हैं कौन सी वैरायटी, उस क्षेत्र की वैरायटी कौन कौन सी अच्छी हैं, उस क्षेत्र में और सुविधाएं क्या क्या हैं, औसत उत्पादन उसका कितना है, कितना व्यय आ जाता है, वो सारे आकलन करने के बाद ही हम इसको चारा उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि चारा दाल वाला और बिना दाल वाला, यानी जो अनाज वाला चारा होता है जैसे ज्वार बाजरा मक्का, और दाल वाला जैसे बरसीम और लोबिया, ये दोनों तरह के चारे हमें करने पड़ेंगे, तभी हम पशु को बेहतर पोषण, बेहतर गुणवत्ता का पोषण दे पाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा तरह के हम चारों की वैरायटी दे देंगे पशुओं को उतना ज़्यादा लाभ है, क्योंकि किसी चारे से कोई पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी दूसरे से कोई और पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहे हैं। तो चारे को बढ़िया गुणवत्ता उसकी सुधारने के लिए, बैलेंस रखने के लिए जितनी ज़्यादा तरह के चारों को हम मिक्स करके खिलाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो सर, हम जानते हैं कि चारा फसलों का चुनाव मौसम के हिसाब से किया जाता है। जी, तो गर्मी और बरसात में कौन-कौन से फसल उगाए जा सकते हैं? देखिए गर्मी और बरसात के चारे लगभग एक ही होते हैं, जैसे ज्वार बाजरा मक्का, एक मक्सरी भी चारा होता है, आमतौर पे क्षेत्र में कम प्रचलित है लेकिन बहुत अच्छा चारा होता है। और इसके अलावा दलहनी चारों में लोबिया, ये गर्मी में भी हम उगा सकते हैं, बरसात में भी उगा सकते हैं। तो इसको जो हम उगाने का क्रम प्रारंभ करते हैं तो 15 फरवरी के आसपास हम मक्का से शुरुआत करते हैं कि 15 फरवरी पे हम जो मक्का बोएंगे वो जिस समय बरसीम हमारी खत्म होने को होगी उस समय ये चारा कट के पशुओं के लिए तैयार हो जाएगा। लगभग 70 दिन अगर 15 फरवरी से लगा लें तो ये लगभग समय से तैयार होकर पशुओं के लिए मिल जाएगा। इसके बाद जब हम मार्च में आते हैं तो मार्च में मल्टी कट ज्वार होती है, यानी बार बार काटने वाली ज्वार की जो चारे की फसल होती है उसकी तमाम प्रजातियां हैं। तो मार्च में हम उसकी बुआई शुरू करते हैं, और इसकी बुआई जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा है, क्योंकि ये बार बार काटने वाला चारा है तो इसको जितना ज़्यादा समय हम खेत में देंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन हमें मिलेगा। तो उसकी बुआई कर सकते हैं उस समय। उसके बाद बाजरा की बुआई भी गर्मियों में कर सकते हैं और बरसात में भी कर सकते हैं। जो देशी ज्वार होती है ये थोड़ा सा इसके साथ दिक्कत ये होती है कि ये बरसात से पहले नहीं खिलानी चाहिए। तो अगर इसकी बुआई हमें करनी है तो 15 मई के बाद कर दें हम। और जो मक्सरी है उसको भी हम गर्मियों में भी बो सकते हैं, बरसात में भी बो सकते हैं। लोबिया कोशिश ये करें कि कोई भी चारा फसल ज्वार बाजरा मक्का बो रहे हैं उसके संग मिश्रित करके बो दें। तो मिश्रित करके बोने से जो कार्बोहाइड्रेट रिच चारा जो है और प्रोटीन रिच चारा, दोनों तरह के चारे एक साथ मिलते रहेंगे। तो इन दोनों को आपस में मिश्रित करके भी बुआई कर सकते हैं। बरसात में ज़्यादातर जल भराव की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है, तो ऐसे में ज्वार एक, और गर्मियों में भी अगर ध्यान दें तो ज्वार एक ऐसी फसल है जो अधिक पानी भी सह लेती है और अधिक सूखा भी सह लेती है। तो ज्वार का ये विशेष गुण है। तो ज्वार को गर्मियों में भी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई का बहुत अच्छा साधन नहीं है, 1 ही 2 सिंचाई दे सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। बरसात में जहाँ थोड़ा बहुत पानी रुकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, वहाँ पे भी ज्वार अच्छी तरह से ले सकते हैं। और प्रयास ये करें कि इसमें जो प्रजातियाँ चुने, संकर प्रजातियाँ तो होती हैं दाने के उत्पादन के लिए, तो और उनका पौधा भी बहुत छोटा होता है, तो उस तरह के पौधों प्रजातियों का चुनाव ना करें। इसके लिए बेहतर ये होगा कि चारे में, जैसे आपका मक्का है तो इसमें कुछ ही वैरायटियां हैं चारे की, अफ्रीकन टाल है, J1006 है, J1009 है, ये चारे के लिए विशेष रूप से वैरायटी हैं। और इसके अतिरिक्त संकुल कुछ प्रजातियां होती हैं, कंपोजिट वैरायटी कहलाती हैं, उनमें से किसी भी प्रजाति का चुनाव कर लें जिसका कि पौधा बड़ा हो, पत्ते खूब हो, मुलायम हो। तो ऐसे चारों का हमें प्रजातियों का चुनाव करना है। ज्वार में मल्टीकट में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही है। पूसा चरी है 6 है, पूसा चरी 9 है, पंथ चरी 5 है, इस तरह की प्रजातियां। और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज की भी बहुत सी प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं, तो उनमें से चयन कर सकते हैं, उन प्रजातियों को बो सकते हैं। इसी तरह से बाजरे में भी पूसा जाइंट बाजरा है और इसको भी बोया जा सकता है। और अब कई प्रजातियां बाजरे की भी ऐसी आ गई जो एक बार बोने के बाद 2-3 बार काटी जा सकती हैं, तो उस तरह के बाजरा की प्रजातियों का भी चुनाव कर सकते हैं। मक्सरी विशेष रूप से कहूँगा कि एक ऐसी फसल है जो पहला पाल तो देती है करीब 80 दिनों में,
तो इसका मतलब बोने के काफ़ी समय बाद मिलती है। लेकिन इसकी खासियत है कि इसका चारा बहुत मीठा है, बहुत मुलायम है। और मक्का में एक दिक्कत आती है कि इसका एक ही पेड़ चलता है, इसमें टिलरिंग नहीं होती या कल्ला नहीं देता है। तो अगर किसी पशु ने नुकसान पहुंचा दिया या किसी कारण से पशु कीड़े बीमारी से पौधा नष्ट हो गया तो वहीं खत्म हो जाता है। जबकि मक्सरी एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ज़्यादा कल्ले देता है। और इसका अगर चारा 80 दिन पे काटा जाता है और 80 दिन के बजाय 100 दिन भी हो गए हैं तब भी काटेंगे तो मुलायम रहेगा और पशु इसे बहुत चाव से खाएगा। तो ये मक्सरी की विशेषता है। तो इनमें से चारों का चयन करके सबसे पहले मक्का से बुआई शुरू करें, उसके बाद मल्टीकट ज्वार बो दें, उसके बाद धीरे धीरे करके बाजरा, मक्सरी और संग में मिश्रित करके लोबिया की बुआई करते रहें। तो सर, आपने गर्मी और बरसात के लिए हमें इतने सारे फसल बताएं, सर्दियों के लिए कौन से फसल सही रहेंगे? सर्दियों में विशेष रूप से बरसीम होती है जो कि दलहनी चारा फसल है एक, और इसको एक बार लगा दिया जाता है। 15 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई क्षेत्र में होती है। 10-5 दिन पहले या 10-5 दिन बाद में मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। तो एक बार बुआई की जाती है और ये 5-6 कटाई देती है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि पहली कटाई इसकी बहुत कम वजन देती है, यानी उसमें चारा कम मिलता है। तो इसमें सुधार के लिए क्या करते हैं कि उसमें सरसों की बीज को मिक्स करके बोते हैं। तो बरसीम और सरसों ये दोनों पहली कटाई में बहुत ज़्यादा चारा देते हैं और उसके बाद बरसीम टिलरिंग करने लगती है, उसमें कल्ला आने लगता है। तो एक एक पौधे से कई कई डालियां बन जाती हैं जिससे कि चारे की मात्रा बढ़ जाती है। अगर सरसों ना बोए उसमें तो जई का चारा, जई जो है उसका बीज मिश्रित करके और जई और बरसीम को मिश्रित रूप से बो सकते हैं। तो ये तो दलहनी और अदलहनी दोनों तरह के चारे मिक्स हो जाएंगे इसमें। इसके अतिरिक्त हम जई की बुआई कर सकते हैं। तो जई भी एक बहुत अच्छा हरा चारा है और दूध का उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जई की बुआई कर सकते हैं। और जई की बुआई भी लगभग, अगर बारिश 25 सितंबर के आसपास हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो 25 सितंबर के बाद जैसे ही खेत तैयार होता है वैसे ही कर सकते हैं। नहीं, अक्टूबर के पहले हफ्ते से इसकी बुआई आसानी से क्षेत्र में की जा सकती है। जई भी जितनी जल्दी बो देंगे उतने ही, अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में बो दी है तो 2 कटाई दे देगी चारे की। और उसके बाद भी अगर हम उसे फसल को रोक के रखते हैं तो बीज उत्पादन भी उससे मिल जाता है। तो ये जो है जई आमतौर पे होली के आसपास बहुत जितने भी खेत होते हैं लगभग सभी खेत पकने लगते हैं। तो ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि एकदम से चारा खत्म हो जाता है। जई की ये विशेषता है कि उसको अक्टूबर पहले सप्ताह से लेके और जनवरी तक बुआई की जा सकती है। यहाँ हम अपने IVRI फार्म पे 15 जनवरी और कई बार फरवरी के पहले हफ्ते में भी हमने जई की बुआई की है। तो होली के बाद जो चारा हमें प्राप्त होता है जई से, जो देर से बुआई करने पे, तो ये लगातार हमें उस समय होली के बाद भी हरा बना रहता है। तो जैसे मक्का की बुआई हमने बात की कि 15 फरवरी से शुरू कर देते हैं और इसको हमारे फार्म पे सितंबर तक बुआई करते रहते हैं। इसी तरह जई को हम सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू करते हैं और उसके बाद जनवरी के महीने तक बोते रहते हैं। तो इससे इसका बोने का एक लंबा समय हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर बड़ा खेत है हमारा तो पूरा खेत एक बार में ना बोए। कि कई बार किसान भाई ये गलती करते हैं कि पूरा खेत एक बार में बो दिया, वो खेत तैयार एक संग हुआ, लेकिन चूंकि डेयरी के लिए हमारी सीमित ज़रूरत है तो हम थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं। तो जो अंत में खेत काटेंगे वहाँ पे फसल पक जाएगी या सूखने लगेगी। तो इसको, जैसे एक बड़ा खेत है उसके 3 हिस्से कर लिए, एक एक हिस्सा एक एक करके बोया। जब पहला हिस्सा कट जाएगा तो उसके हफ्ते भर बाद जब जैसे दूसरा बोया है तो वो हफ्ते भर बाद तैयार होगा, दूसरा हफ्ते भर में कट जाएगा तो तीसरा हफ्ते भर बाद तैयार होगा। तो इस तरह से उसको टुकड़ों में बोना है। और एक विशेष बात ध्यान और रखनी चारा कटाई के लिए कि जो बार बार कटने वाली फसल है उनको लगभग 4 अंगुल ऊपर से, जमीन से 4 अंगुल ऊपर से कटाई करेंगे तो बहुत अच्छा कल्ला उसमें आता है, रिग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जो सिंगल कट है उनको नीचे से जितना काट सकें उतना नीचे से काट लें। सर, ऐसे मौसमी चारों की बार बार बुआई में तो काफ़ी लागत लगती होगी। हाँ। तो कुछ ऐसे चारे हैं जो इस लागत को कम कर सके? हाँ, कुछ ऐसे चारे भी हैं जो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरह की घासें हैं, कुछ चारे हैं जिनको कि अलग अलग क्षेत्रों में बो सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र की बात करें तो एक तो हमारे पास चारा है शंकर नेपियर घास, इसकी हम बुआई कर सकते हैं। इस चारे को एक बार बोते हैं तो कम से कम 5-6 वर्ष तक इससे चारा कटाई कर सकते हैं।
और हमारे फार्म की अगर बात करें तो 8-9 वर्ष हमको, एक जो 8-9 वर्ष पहले बोया था आज तक हम उसको काट रहे हैं, तो अभी भी अच्छा चारा वो दे रहा है। तो शंकर नेपियर घास हो गई। इसी तरह से एक चारा होता है ज्वार में, जो कि एक बार बोया था 2-3 साल चलता है। उसकी वैरायटी प्रजाति का नाम अनंत है और वो बाजार में उपलब्ध है, वहाँ से किसान भाई लेकर इसको कर सकते हैं। तो ये भी 3-4-5 कटाई दे देता है और फिर अगले साल भी वही फसल होती रहती है। जहाँ कहीं ऐसी ज़मीनें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब खेती की आवश्यकता नहीं है, कुछ खाली पड़ी रहती हैं, ऐसी ज़मीनों में किसान भाई बो सकते हैं। और शंकर नेपियर घास की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा चारा है। और इसकी जो अभी नई वैरायटीज़ आई हैं, पहले तो ये चल तो बहुत समय से रहा है, लेकिन शुरू में जो वैरायटी होती थी वो कड़ी होती थी और उसमें किनारे जो थे दांतेदार होते थे, जिसको पशु खाता था तो कई किसान भाइयों की शिकायत थी कि पशु का मुंह भी छिल जाता था। लेकिन अब जो चारा इसकी प्रजातियां आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम आ रही हैं और तने भी बहुत मुलायम है। और इसकी विशेषता ये है कि इसको अगर हम देखें तो इसमें पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, तना बहुत बाद में 40 दिन के बाद बनना शुरू होता है। तो जितनी ज़्यादा पत्तियां होती हैं उतनी उसकी पाचकता चारे की बढ़ जाती है। अगर इसकी नई वैरायटियों की बात करें तो एक CO4 वैरायटी है, CO5, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लगभग 12% के आसपास तक है। बाकी सब में 8-9% के आसपास है, लेकिन CO5 में 12% तक क्रूड प्रोटीन पाया जा रहा है। तो यानी कि प्रोटीन के मामले में भी ये बहुत अच्छा चारा है। और जैसे बढ़ते बच्चे हैं या जहाँ कहीं हम दाना नहीं दे पा रहे हैं पशु को, खाली भूसे और हरे चारे पे रख रहे हैं, ऐसे पशुओं को इस तरह का चारा हम दे सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको तने की कटिंग से लगाया जाता है। तो जैसे 70-80 दिन की जब फसल हो जाती है इसकी, तो उसके तनों को काट लेते हैं। काटने के बाद 2 गांठ के टुकड़े बना लेते हैं, यानी हर टुकड़े में 2 गांठें होनी चाहिए। एक गांठ को जमीन के अंदर दबाते हैं और दूसरी गांठ को हवा में रखते हैं। और लगाने के लिए इसके लिए विशेष ज़रूरत ये है कि ये चूँकि 5-6 साल चलना है, तो इसमें कम से कम जिस खेत में इसको लगाना है उसमें 200-250 कुंटल करीब गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ी हुई प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। और उसके बाद बुआई के समय लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटाश और 40 से 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश, ये हम खेत में मिक्स कर दें। उसके बाद खेत पे मेड़ें बना लें, क्योंकि ये फसल हमें खेत में साल भर रखनी है। जब साल भर रखनी है तो इसमें गर्मियों के दिनों में सिंचाई का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं करती। तो बरसात के दिनों में अगर खेत में पानी भर रहा है तो वो भी दिक्कत करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें मेड़ बना लेते हैं और मेड़ों को 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की दूरी पे बनाते हैं और उन मेड़ों पे दोनों तरफ को इसकी कटिंग को लगा देते हैं, लगभग 2-2 फीट की दूरी पे। तो इस तरह से लगभग 1 हेक्टेयर में 33,000 से 35,000 के करीब कटिंग लगती हैं। कटिंग लगाने के बाद तीसरे दिन हल्का पानी दे देते हैं और उसके बाद फिर जब भी ज़रूरत, जैसे ज़रूरत पड़ रही है वैसे उसमें पानी देते रहता है। अगर सिंचाई की सुविधा है तो इसको मार्च के बाद कभी भी लगा सकते हैं और अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है उस क्षेत्र में तो फिर बरसात जब शुरू होती है उस समय लगा देते हैं। तो ये उसके बाद चलती रहती है और ये लगभग अपने उत्तर भारत में 8 से 9 महीने तक हरा चारा देती रहती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसमें चारा नहीं होता है। फरवरी में इसमें फिर से बढ़वार शुरू होती है, जो हमें अप्रैल में इससे हरा चारा मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसको 2 समय ऐसे होते हैं वर्ष में अपने क्षेत्र में। एक तो उधर नवंबर दिसंबर का महीना ऐसा होता है जब कोई हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। ज्वार बाजरा मक्का सब खत्म होने लगते हैं और बरसीम अभी शुरू नहीं होती, जई भी तैयार नहीं होती, उस समय इससे हरा चारा मिल जाता है। और दूसरा इधर अप्रैल का महीना ऐसा होता है जब चारे की कमी रहती है, तो उस समय फरवरी में चूंकि बढ़वार शुरू हो जाती है तो मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरू में इससे भरपूर मात्रा में हरा चारा मिलता रहता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग 2,500 से 3,000 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है, जितना अन्य किसी फसल का या चारे का नहीं है। तो अगर हम इसको लगाते हैं तो कम भूमि में भी भरपूर मात्रा में हरा चारा हमारे मिल सकता है। और आपने सही कहा कि हम बार बार मौसमी चारे लगा रहे हैं, तो अगर एक साल में 3 फसलें लगाई तो 3 बार खेत तैयार किया, 3 बार बीज खरीद के नया लाए, 3 बार उसकी बुआई पे खर्चा किया। इसमें यह है कि एक बार हमने लगा दिया और जैसा मैंने बताया 5-6 वर्ष तक तो आराम से चलता है ये।
हमारे फार्म पे 8-9 वर्ष से चल रहा है और अच्छा उत्पादन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी लागत किसान भाइयों की बचाएगा, और लागत बचाने के साथ साथ जो दूध का रेट है, जो दूध पे लागत आ रही है किसान भाई की, उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा और उनका जो मुनाफा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो किसान भाई संकर नेपियर घास की अपने क्षेत्र में अवश्य रोपाई कर लें, जिससे कि उनको नियमित रूप से हरा चारा भी मिलने लगे और ज़्यादा उत्पादन में भी हरा चारा मिले। इसकी ये ध्यान रखें कि इसकी नई से नई वैरायटी ही प्राप्त करने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुलायम है और बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतनी सारी उपयोगी जानकारियाँ देने के लिए। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस प्रकार वर्ष भर हम नियमित रूप से हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार उसकी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है और किस प्रकार हम हरे चारे की लागत भी कम कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि वर्ष भर हरा चारा उत्पादन और उसकी लागत कम करने के लिए शंकर नेपियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप IVRI से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आज के पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहेंगे।